हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल हिंदी मित्र में आपका स्वागत है। हिंदी मित्र के साथ पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आज हम आलोक धनवा की कविता पतंग का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं कवि परिचय। आलोक धनवा जी का जन्म 1948 मुंगेर, बिहार में हुआ था। हिंदी के लगभग कवि उत्तर प्रदेश से हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश और बिहार का नंबर आता है। तो आलोक धनवा जी का जन्म भी 1948 मुंगेर, बिहार है। इन्होंने अधिक रचनाएं नहीं लिखी। इनकी पहली कविता थी जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां। ये कविता इनकी अत्यधिक प्रसिद्ध हुई थी, जो इनके एकमात्र कविता संग्रह दुनिया रोज बनती है में संकलित है। इन्होंने एकमात्र ही कवि संग्रह लिखा था, जो 1998 में प्रकाशित हुआ था। ये आधुनिक काल के कवि हैं। इन्होंने किसी विशेष काव्य धारा को नहीं अपनाया। एकमात्र ही काव्य संग्रह है, तो इन्होंने उसमें किसी विशेष काव्य धारा को स्थान नहीं दिया। इनकी भाषा खड़ी बोली हिंदी है। पतंग एक लंबी कविता है, जिसका तीसरा भाग पाठ्य पुस्तक में शामिल है, जो इनके एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है से लिया गया है। यह कविता बाल मनोविज्ञान पे आधारित है। बाल मनोविज्ञान अर्थात बच्चों के बाल सुलभ भावों को इसमें रखा गया है। इसमें प्रासाद गुण और पांचाली रीति है। प्रसाद गुण उस कविता में होता है जिसका अर्थ पढ़ते ही तुरंत समझ में आ जाता है। इस कविता की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी बिंबात्मकता। बिंबात्मकता क्या है, इसे समझने के लिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे बिंब, बिंब क्या होता है। शीशे में हम अपना अक्ष देखते हैं तो हमें हूबहू अपनी फोटो उसमें दिखाई देती है, वो हमारा बिंब होता है। इसी प्रकार कवि भी अनेक दृश्यों को हमारे सामने चित्र के रूप में उपस्थित कर देता है, जिसे कहते हैं बिंब। तो ये बिंब इस कविता की सबसे बड़ी विशेषता है। आइए व्याख्या शुरू करते हैं। सबसे तेज बौछार गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। सबसे तेज बौछार गई, भादो गया, अर्थात कवि कहता है कि बारिश का मौसम चला गया, भाद्रपद का मौसम चला गया और सवेरा हुआ। कैसा सवेरा हुआ? बारिश के मौसम के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है, तो शरद रूपी सवेरा हुआ है। यहाँ भादो अंधेरे का प्रतीक भी कह सकते हैं, भी अंधेरा चला गया और शरद रूपी उजाला हुआ, सवेरा हुआ है। और शरद ऋतु है वो सवेरे के साथ साथ उजाले को लेकर आई है। और वो सवेरा कैसा है? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। वो सवेरा खरगोश की आंखों के समान लाल है। जिस प्रकार खरगोश की आंखों में लालिमा होती है, वैसे ही प्रातःकाल भी हमें आसमान में लालिमा दिखाई देती है। तो कवि को वो लालिमा कैसी लगती है? खरगोश की आंखों जैसी लगती है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद ऋतु है वो पुलों को पार करते हुए आई है। शरद को यहाँ बच्चे के रूप में कवि ने दिखाया है कि शरद ऋतु रूपी जो बालक है वो पुलों को पार करते हुए आ रहा है। शरद ऋतु का अभी अभी आगमन हुआ है, तो उसे बालक के रूप में कवि ने दिखाया है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। उसकी नई चमकीली साइकिल क्या है? प्रातः काल का समय है और शरद ऋतु रूपी बच्चा आ रहा है अपनी साइकिल को लेके। वो शरद ऋतु के प्रसंग में उसकी चमकीली साइकिल है सूर्य। सूर्य का उदय हुआ है, तो सूर्य रूपी अपनी तेज साइकिल चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, और जोर जोर से घंटी बजाते हुए, सूर्य की किरणों के घंटी बजाते हुए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। चमकीले इशारे क्या है? सूरज की जो किरणें हैं वो जिस चीज पे भी पड़ती है वो चमक उठती है,
तो अपने चमकीले इशारों से बुलाते हुए। यहाँ पे कवि ने शरद ऋतु को बच्चे के समान बताया है, चमकीली साइकिल को सूर्य के समान, और जो चमकीले इशारे से वो बुलाता है, ये इशारे, घंटी का बजाना, ये उसकी सूर्य की जो किरणें हैं उनका प्रतीक है। तो इसमें बिंब कहाँ है हम देखेंगे भी, सबसे तेज बौछार गई भादो गया। यहाँ गतिशील दृश्य बिंब का प्रयोग किया गया है भी, चला गया यानी तेजी से चला गया, गति करके चला गया। तो हमारे सामने एक चित्र उपस्थित हो गया कि बारिश का मौसम चला गया है और सवेरा कैसा हुआ है, शरद ऋतु रूपी सवेरा। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, तो आंखें, सवेरा देखने में कैसा लग रहा है, लाल लाल, तो ये हमें देखने से पता चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, दृश्य बिंब है। आंखों जैसा लाल है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, यहाँ फिर गतिशील बिंब है। चमकीली साइकिल चलाते हुए, यहाँ भी मानवीकरण अलंकार अपने कह सकते हैं और गतिशील बिंब है। घंटी को जोर जोर से बजा रहा है, घंटी की आवाज हमें कैसे सुनाई देती है, कानों से सुनाई देती है, तो श्रव्य बिंब है, यहाँ पे कवि ने बताया है। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। अब शरद ऋतु क्या करता हुआ आया है, इशारों से किसे बुला रहा है, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। शरद का मौसम ऐसा सुहावना हो गया है कि पतंग उड़ाने के लिए बिल्कुल अनुकूल हो गया है। तो वह पतंग उड़ाने वाले बच्चों को अपनी ओर बुला रहा है, कैसे, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। अपनी किरणों की चमक से वो मौसम है, वो पतंग के अनुकूल है, तो अपने इशारों से बच्चों को अपनी ओर बुला रहा है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, आकाश को इतना कोमल बनाया हुआ है कि बारिश के ऋतु के बाद बादल छट जाते हैं और आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है, मौसम पतंग के बिल्कुल अनुकूल हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि शरद ऋतु ने आसमान को मुलायम बनाया है ताकि पतंग ऊपर उठ सके और ऊपर उठ सके। दुनिया की सबसे हल्की रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमान उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कवि यहाँ कहना चाह रहा है कि दुनिया की सबसे हल्की, पतंग को दुनिया की सबसे हल्की चीज बताया है और रंगीन चीज उड़ सके, यानी पतंग है वो बाल सुलभ मनोभावों के समान दुनिया में सबसे हल्की है और सबसे रंगीन है, यानी सबसे सुंदर है। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस से बनी हुई पतली कमानी उड़ सके। पतंग के साथ साथ क्या उड़ता है, रंगीन चीज उड़ती है, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ता है और बांस से बनी हुई पतली कमान उड़ती है, यानी पतंग में लगकर सारी चीजें ऊपर ऊपर उड़ती है। कवि ने हल्की, सबसे रंगीन, सबसे पतला कागज और सबसे पतली कमान, पतंग को अधिक हल्का फुल्का और नाजुक और सुंदर दिखाने के लिए इन विशेषणों का प्रयोग किया है। कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। पतंग उड़ेगी तो क्या शुरू होगी, बच्चों की सीटियां, बच्चों की किलकारियां और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तितलियां यहाँ पतंगों के लिए कहा गया है कि आसमान जब रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है तो वो तितलियों के समान लगता है, और पतंगों के उड़ते ही, इस तितलियों की दुनिया के शुरू होते ही क्या शुरू हो जाती है, बच्चों की सीटियां, किलकारियां और उनकी उमंग। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग के तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। जन्म से ही अपने साथ क्या लाते हैं, कपास,
बच्चे होते हैं वो जन्म से ही अपने साथ कपास लाते हैं। कपास शब्द का प्रयोग कोमल भाव का यहाँ प्रतीक है। वो हल्के फुल्के होते हैं, जन्म से ही कोमल भावों को लेकर आते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और उनके पैर इतने बेचैन रहते हैं, यानी वो इधर से उधर चंचलता से दौड़ते रहते हैं, वो एक जगह स्थिर नहीं होते। ऐसे बच्चे होते हैं, वो एक जगह स्थिर नहीं बैठ सकते, तो ऐसे लगता है कि उनके पैर इतने बेचैन हैं कि उनके नीचे पृथ्वी ही घूमती हुई नजर आती है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, और वो बेसुध होकर दौड़ते हैं, उन्हें कोई भी, जब दौड़ते हैं तो कोई भी होश नहीं रहता, क्योंकि वो उमंग से जोश से भर जाते हैं, छतों को नरम बनाते हुए। और उनके दौड़ने से ऐसे लगता है कि छत भी नरम हो गई है, बिल्कुल उनके खेलने के अनुरूप हो गई है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। मृदंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है जो नगाड़े से बड़ा होता है। जिस प्रकार मृदंग बजता है, ऐसे लगता है कि वो दिशाओं रूपी मृदंग को बजाते हुए बच्चे दौड़ते हैं। जब वे पैग भरते हुए चले आते हैं, पैग भरना यानी डग भरना, जब वो एक कदम से दूसरा कदम लेते हुए चलते हुए आते हैं, तो डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर बच्चों में क्या है, डाल की तरह लचीलापन है, उनमें बहुत ज्यादा लचीलापन है। जब वो एक पैर उठाते हैं और दूसरे पैर तक अपना डग भरते हैं, तो उनमें बहुत ज्यादा लचीलापन होता है, जैसा डाल में। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। कवि कहता है कि जब वो डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर दौड़ते हैं, छतों के खतरनाक किनारों तक वो पहुंच जाते हैं, उस समय गिरने से उन्हें कौन बचाता है, सिर्फ उनके रोमांचित शरीर का संगीत। यानी जो उनका लचीलापन है, जो वो भाव है, जो लचीलापन है, उनकी उमंग है, उनका उत्साह है, और उनकी जो शरीर की रोमांचित शरीर यानी शरीर की जो लय है, वो उन्हें खतरनाक किनारों से गिरने से बचा लेते हैं। यानी बच्चे होते हैं वो अक्सर छत की मुंडेर पे खड़े होकर पतंग उड़ाते हैं, और उसे उड़ाते हुए बहुत रोमांचित हो जाते हैं, लेकिन इसी रोमांच में उन्हें कौन बचाता है, उनके शरीर की जो लय है, उत्साह है, उमंग है, वो उन्हें गिरने से बचाती है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है। वैसे तो बच्चे बहुत चंचल है, लेकिन उड़ती हुई पतंग की ऊंचाई है वो उन्हें थाम लेती है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, पतंगों के साथ साथ वे स्वयं को भी उड़ता हुआ महसूस करते हैं। वो अपनी भावनाओं से उड़ते हैं, अपने रंध्रों के सहारे, यानी अपने कल्पनाओं के सहारे वो स्वयं को पतंग के साथ साथ उड़ता हुआ महसूस करते हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी को और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अगर पतंग उड़ाते हुए कभी भी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारे से, और गिरने से अगर वे बच जाते हैं, तो वो और भी ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, और भी निडर होकर चमकते हुए सूरज के सामने वो अपनी पतंग को उड़ाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और पृथ्वी और भी तेजी से बच्चों के बेचैन पैरों के पास दौड़ती हुई आती है। यानी बच्चों के पैर बहुत चंचल होते हैं, वो पूरी पृथ्वी को नाप लेना चाहते हैं, पतंग की ऊंचाई के साथ साथ खुद को भी और ऊंचा, अपनी भावनाओं को, कल्पनाओं को उड़ा लेना चाहते हैं। तो उनके बेचैन पैरों के सामने पृथ्वी भी घूमती हुई दिखाई देती है। अगर व्याख्या पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले पार्ट में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे, उसके महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। धन्यवाद।